नमस्कार दोस्तों। तो हम लोग समझ रहे थे ऐसे मैकेनिकल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पिछले आरआरबी जेई के किसी ना किसी एग्जाम में पूछे आ चुके हैं। और जो सब्जेक्ट चल रहा है वह है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। आज मैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का एक और नया टॉपिक लेकर आया हूं, मूवमेंट। क्योंकि मूवमेंट से जो बेसिक क्वेश्चन है वह कई बार पूछे आ चुके हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। और मैंने एक YouTube पर इसकी प्लेलिस्ट भी बना दी है आरआरबी जेई के नाम से। उसमें जाकर आप अभी तक जो भी वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं वह आप देख सकते हैं। और एबी क्लासेस जो हमारी एप्लीकेशन है इसको आप डाउनलोड कर लें। यहाँ पर आपको हजारों टाइप की मैकेनिकल इंजीनियरिंग के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट के अंदर, प्रैक्टिस सेट के अंदर, और पीडीएफ के रूप में और वीडियो लेक्चर के रूप में। तो चलते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मूवमेंट इफ अ नंबर ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल आर इन इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अगर किसी पार्टिकल पर क्या मूवमेंट अप्लाई हो रहे हैं तो वह बॉडी इक्विलिब्रियम की कंडीशन में कब होगी, मतलब कब होगी। तो आप लोग नॉर्मली समझते हैं कि जब किसी पार्टिकल पे हम या बॉडी पे मूवमेंट लगाते हैं वह उसको घुमाने की कोशिश करते हैं, क्या रोटेट करने की कोशिश करते हैं। तो जब अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन में हमें करना है तो जितने भी मूवमेंट लग रहे हैं उनका जो जोड़ है वह कैसा होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, जिसे बोलते हैं एल्जेब्रिक सम। तो हम यहाँ देखेंगे किसका मूवमेंट का याद रखें। तो यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ सी ऑप्शन दिख रहा है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ देयर मूवमेंट। जो उस पर मूवमेंट लग रहा है उस सभी का योग अबाउट एनी पॉइंट इन देयर प्लान, उस प्लान के अंदर कैसा होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो इसका जो आंसर कौन सा होगा, सी वाला राइट होगा। तो उसमें इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, वेरिगेंस थ्योरम ऑफ मूवमेंट स्टेट्स दैट इफ अ नंबर ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल आर इन इक्विलिब्रियम। तो वेरिगेंस थ्योरम की हमें स्टेटमेंट याद होनी चाहिए तभी इस क्वेश्चन का आंसर दे पाए। तो हम लोगों ने इसकी थ्योरी भी पढ़ाई हुई है कि अगर कोई एक प्लेन है उसके अंदर दो कोई पार्टिकल है और कोई थर्ड पार्टिकल है, तो जो दो पार्टिकल है या दो फोर्स लग रहे हैं उनका किसी पॉइंट के अबाउट जो मूवमेंट होगा वह कैसा होगा, इक्वल हो। और जो हमारा रिजल्टेंट है उसका उसी पॉइंट के अबाउट हम मूवमेंट निकालेंगे तो वह भी कैसा होता है, उन उन दोनों का जो रिजल्टेंट है उसके इक्वल होता है। तो ऐसा हमें उसमें स्टेटमेंट पढ़ाया था। यहाँ पर हम देखेंगे स्टेटमेंट किसमें लिखा हुआ है, ये डी वाले में लिखा था, एल्जेब्रिक सम ऑफ देयर मूवमेंट्स अबाउट एनी पॉइंट इन इज इक्वल एंड, तो क्या बोला, टू द मूवमेंट ऑफ देयर रिजल्टेंट, उनका जो रिजल्टेंट है फोर्स अबाउट द सेम पॉइंट कैसा, इक्वल होते हैं। तो क्या होगा, जो डी वाला ऑप्शन इसका स्टेटमेंट होता है। इसको आप याद भी कर सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस तरह का इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, देखा वेरिगेंस थ्योरम इज रिलेटेड, मतलब किससे रिलेटेड है, जो मैंने अभी इसकी स्टेटमेंट बताया था। तो जैसे बार बार हमने मूवमेंट बोला था तो मूवमेंट से रिलेटेड होगी। तो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट क्या लिखेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंटम। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट बी मैंने ए में लिखा हुआ, सॉरी। तो ए वाला हम लाइट कर देंगे, क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। क्योंकि हमने अभी इससे स्टेटमेंट पढ़ा था उससे भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा, इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्स रिजिड बॉडी, किसी बॉडी पर कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगाया जा रहा है ऐसा बोल रहा है, देन द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंड द एंगुलर वेलोसिटी अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन मस्ट रिमेन्स कांस्टेंट। ये मतलब बोल रहा है कि अगर किसी जो बॉडी है, रिजिड बॉडी है, कोई दूसरी बॉडी, उस पर टॉर्क नहीं लग रहा है, नहीं लगा रहा है एक्स्ट्रा टॉर्क, उस टाइम उसका जो क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी किसी पॉइंट के अबाउट और जो कैसी रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो यह स्टेटमेंट किसने दिया था ऐसा पूछा जा रहा है। तो यह दिया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मूवमेंट, यह इनका लॉ है। तो डी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन कभी भी समझ में नहीं आया तो आपका हिंदी वर्जन इंग्लिश वर्जन दोनों दिए, उस पर अच्छे से पढ़ ले, समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। तो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट वेरिएंस थ्योरम से रिलेटेड है। तो इसका स्टेटमेंट हम लोग पढ़ चुके, मतलब अपोजिट क्वेश्चन उसने पूछ लिया। तो इसका स्टेटमेंट सी वाले ऑप्शन में लिखा हुआ है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। लिखा है, इफ अ सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस इज इन इक्विलिब्रियम देन द एल्जेब्रिक सम ऑफ देयर मूवमेंट्स अबाउट एनी पॉइंट इन देयर प्लेन इज जीरो। तो इसको आप जो पहले दो ऑलरेडी क्वेश्चन बता चुके हैं उसी से रिलेटेड है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा था, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ ट्रायंगल इज लोकेटेड
इज लोकेटेड एट द पॉइंट, जो पूछ रहा है जो हमारा ट्रायंगल्स होता है उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर लोकेट करती है, उस पॉइंट को क्या, उस जगह को या उस पॉइंट को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है कॉन्करेंस ऑफ द मीडियन। इसको आप याद कर लेना है, क्या बोलते हैं, कॉन्करेंस ऑफ द मीडियन। तो हमारा कौन सा ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा, सीजी ऑफ अ प्लेन लेमना इज नॉट एट इट्स ज्योमेट्रिकल सेंटर इफ इट्स ज्योमेट्रिकल सेंटर। आप जानते हो जो भी हम कैसे निकालते हैं, अब थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे अगर त्रिभुज की बात करें या किसी और की बात करें, जैसे हम कैसे निकाल देते हैं, अगर हमारे पास रेक्टेंगुलर है या इस तरह की बॉडी है, इस तरह आपने पढ़ा होगा, इस तरह निकालते थे। ऐसा सर्किल है तो हम क्या करते थे, ऐसे, तो ये सेंटर निकालते थे। ट्रायंगल है तो राइट ट्रायंगल है तो हम कैसे निकालते थे, ऐसे करके, ऐसे करके और ऐसे करके। तो इस तरह सेंटर निकालने के सिस्टम में होता था। तो जो पूछ रहा है इसमें किस में इज नॉट एट ज्योमेट्रिकल में नहीं, केंद्र में नहीं होता। तो ये जो बोल रहा है राइट एंगल ट्रायंगल के केंद्र में नहीं होता, तो डी वाला ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा, और इधर इसका भी डी वाला ऑप्शन सही था। तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको मिल गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट कैलकुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन दिया, मूवमेंट आप जानते होंगे, मूवमेंट निकालने का तरीका क्या लिखा है, अ 16 न्यूटन फोर्स प्रोड्यूस अ मूवमेंट ऑफ 64 न्यूटन मीटर, मतलब यहाँ पर मूवमेंट दिया, जबकि मूवमेंट इक्वल टू हम जानते हैं क्या होता है, मूवमेंट इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब मूवमेंट इक्वल टू यहाँ पर 64 दिया हुआ है, फोर्स दिया है 16 न्यूटन, और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें क्या निकालना है, तो मैं इसको डी से शो करा देता हूँ, मतलब मूवमेंट आर्म से निकालना है, उसकी डिस्टेंस निकालना है। तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 64 बटे 16 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 मीटर, मतलब 4 मीटर वाला डी वाला ऑप्शन है, तो ये भी डी वाला राइट हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं, इसी तरह के और भी पूछे जा सकते हैं। याद रखें जो भी टॉपिक पे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं वो टॉपिक आप और अच्छे से तैयार कर लें। तो वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी एप्लीकेशन है आप उसको डाउनलोड कर लें, उसमें मैं इस तरह जो भी टॉपिक है उनकी कंप्लीट थ्योरी भी अपलोड करूँ वीडियो या फिर पीडीएफ के रूप में, तो उसको भी आप ध्यान से देखें। थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए।